जय हिंद दोस्तों। तो एक लंबे अरसे बाद आज हम अपना वीडियो लेकर आए हैं और हमें काफ़ी खेद है कि आपको इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो हमारा संविधान के अगले वाले भाग का है, यानी कि भाग 2, जिसे हम नागरिकता के नाम से जानते हैं। और नागरिकता का मतलब है सिटीजनशिप, यानी कि सिटीजनशिप जिसमें आर्टिकल 5 to 11 है। हम सभी आर्टिकल के बारे में भी बात करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि आखिर नागरिकता से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूरी होते हैं। आप जानते हैं कि वर्तमान में बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो नागरिकता को लेकर हैं। जैसे आपने सुना होगा CAA बहुत ही फेमस मुद्दा रहा और इसलिए उससे भी संबंधित है हमारा भाग 2। तो भाग 2 कई सारे आयाम लेकर आएगा। भाग 2 में कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपको एक नए तरह का सोचने का नज़रिया आपको प्रदान करेंगे। और अंत में हम बात करने वाले हैं कि आखिर अनुच्छेद 11 कैसे संसद को ये शक्ति देता है कि वह नागरिकता के संबंध में कानून बना सके। और वैसे भी भाग 2 इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में आप सुन रहे होंगे काफ़ी CAA एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है पूरे भारत में नागरिकता को लेकर। कुछ खास वर्गों को इसके तहत नागरिकता दी जा रही है, तो इसलिए इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इसलिए भाग 2 समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भाग 2 समझते हैं अच्छे से तो आप विश्वास मानिए कि आपको जो वर्तमान मुद्दे हैं, जो करंट अफेयर्स के जो मुद्दे हैं नागरिकता को लेकर, वो भी आपको स्पष्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं भाग 2, जिसका नाम है नागरिकता, सिटीजनशिप और आर्टिकल 5 to 11। तो दोस्तों बात करने वाले हैं भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। ये आर्टिकल शुरू करने से पहले एक बात आपको जाननी है कि आप किसी देश में चले जाइए, किसी भी देश में जाइए, उस देश में 3 तरह के लोग आपको मिलेंगे। और वो 3 तरह के लोग कौन होंगे? वो होंगे, एक तो होंगे नागरिक, है ना। किसी देश में जाइए आप, या भारत की बात करें तो भारत में भी एक तो नागरिक होते हैं, एक होते हैं गैर नागरिक जो दूसरे देश के हैं और भारत में घूमने आ गए हैं, तो वो गैर नागरिक हैं, मतलब किसी अन्य देश के नागरिक हैं लेकिन भारत के नहीं हैं। और तीसरे लोग होते हैं जो कहीं के नहीं होते, है ना। तो कहीं के का मतलब है कि किसी देश के नागरिक नहीं होते, वो होते हैं शरणार्थी। तो एक शरणार्थी, एक गैर नागरिक और एक नागरिक, 3 तरह के लोग होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हम बात करने वाले हैं फिलहाल नागरिकता की, यानी कि जो भारत के नागरिक होंगे और कौन नहीं होंगे। जो शरणार्थी की बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछे कि किसी देश के अंदर कितने प्रकार के लोग हो सकते हैं संविधान की नागरिकता अधिनियम के तहत, तो आप कहेंगे कि 3 तरह के लोग हो सकते हैं, नागरिक, गैर नागरिक और शरणार्थी। और वर्तमान में आप देख ही रहे हैं कि कितना बड़े मुद्दा बना हुआ है ना। शरणार्थियों के बारे में खूब मुद्दे चलते हैं, राजनीतिक मुद्दा है एक बड़ा। तो आपको इसलिए ये महत्वपूर्ण है, ये याद रखना है। अब देखिए आगे कि हमारा जो देश है, हमारे देश का जो संविधान है, उस संविधान में एकल नागरिकता की बात की गई है, यानी कि हमारे यहाँ एकल नागरिकता चलती है। एकल नागरिकता का मतलब है कि हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। और जैसे अमेरिका है, जैसे फ्रांस है, ऐसे कई देश हैं जहाँ पर डबल सिटीजनशिप है, यानी कि दोहरी नागरिकता, यानी कि वो उस देश के भी नागरिक हो सकते हैं और उसी दौरान वह अन्य देश की भी नागरिक हो सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, यानी कि हमारे यहाँ एक व्यक्ति एक बार में या तो हमारे देश का नागरिक हो सकता है या अन्य देश का नागरिक हो सकता है। वैसे इस मामले में जो ओवरसीज इंडियन होते हैं या जो अनिवासी भारतीय होते हैं, उनके लिए कुछ छूट दी जाती हैं। वो भारत और अन्य देश के एक बार में 2 जगह के नागरिक हो जाते हैं। लेकिन वैसे नॉर्मली देखा जाए तो हम कहेंगे कि हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। और ये हमने एकल नागरिकता कहाँ से ली है? ये ली हमने ब्रिटेन से। ठीक है दोस्तों, तो अब बात कर सकते हैं हम आर्टिकल 5 की। तो आर्टिकल 5 देखते हैं। अब आप देखिए, आर्टिकल तो आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए आ जाएंगे। जैसा आर्टिकल हमारे संविधान में लिखा है बिल्कुल वैसे ही स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा एक एक आर्टिकल, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप आर्टिकल 5 को ज़रा समझिए ध्यान से। आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5, और हाँ एक और बात याद रखनी है आपको कि आर्टिकल 5, 6, 7 ये तीनों आर्टिकल उसी समय के लिए प्रासंगिक थे, यानी कि अब इन आर्टिकल का कोई मतलब ज़्यादा रह नहीं जाता, क्योंकि आर्टिकल उस समय में जो नागरिकता की समस्या हो रही थी, भारत से लोग पाकिस्तान आ रहे थे, पाकिस्तान से भारत जा रहे थे, तो स्पेशली उनके लिए था ये। जैसे आर्टिकल 5 कहता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा संविधान के प्रारंभ से, मतलब जिस दिन संविधान प्रारंभ हुआ उसी दिन से प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, है ना। लेकिन उसके लिए उसे 3 में से एक शर्त पूरी करनी है, 3 में से एक शर्त पूरी करनी है। तो आर्टिकल 5 बड़ा सिंपल है कि आपको अनुच्छेद 5
नागरिकता प्रदान कर रहा है, उस समय के लोगों के लिए नागरिकता प्रदान कर रहा है, और वो कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति संविधान के प्रारंभ से भारत का नागरिक होगा यदि वह 3 शर्तें पूरी, 3 में से एक शर्त पूरी करे। तो पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है कि वह भारत में जन्मा हो, है ना। आप समझना इस बात को कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति भारतीय नागरिक होगा संविधान के प्रारंभ से, यानी कि प्रारंभ का मतलब क्या है? 26 जनवरी 1950, है ना। लिखने पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि स्क्रीन पे लिखा हुआ मिल जाएगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, तो वो लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस समझना है कि जो लिखा हुआ है उसे कैसे याद रखेंगे कि 26 जनवरी 1950 से प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा यदि पहली शर्त ये कि उसका जन्म भारतीय राज्य क्षेत्र में हुआ हो। पहली बात, अगर मान लो ये पूरा नहीं कर रहा, वो ये वाली शर्त पूरी नहीं कर रहा, तो दूसरी शर्त है कि उसके माता या पिता में से, है ना, माता या पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो, है ना, किसी का जन्म भारतीय राज्य क्षेत्र में हुआ हो, इनमें से किसी का एक का, या तो उसका जन्म हुआ हो या फिर माता या पिता में से हुआ हो, ये ध्यान रखेंगे या करके। इन दोनों में से एक बात पूरी कर दो। अगर इन दोनों में से कोई बात पूरी नहीं हो रही तो आप एक तीसरी शर्त भी है हमारे पास, और तीसरी शर्त यह है कि वह प्रारंभ से ठीक पहले, जिस दिन प्रारंभ हुआ है हमारा संविधान, प्रारंभ से ठीक पहले, यहाँ पर प्रारंभ से ठीक पहले का मतलब है 26 जनवरी 1950, यानी कि 26 जनवरी 1950 से ठीक पहले 5 वर्षों से वह व्यक्ति भारतीय राज्य क्षेत्र में निवास कर रहा हो। तो भारतीय राज्य क्षेत्र में निवास कर रहा हो कितने साल से? 5 साल से, तो वह भारत का क्या होगा? नागरिक होगा। यानी कि देखो, तीन बहुत आसान है, तीन बातें हैं, तीनों में से एक बात पूरी हो जाए तो व्यक्ति, आप जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आपको इतना करना होता है या हमें इतना करना होता है कि हम उसी समय जाएं और हम ये सोचें कि हम 1955 में थे, 1950 में थे, 26 जनवरी 1950 को कहाँ थे? भारत में। और अगर हमें नागरिक बनना होता तो हमें 3 शर्तों में से एक शर्त पूरी करनी पड़ती, या तो हमारा जन्म भारतीय राज्य क्षेत्र में हुआ होता, या हमारे माता पिता में से किसी का जन्म भारतीय राज्य क्षेत्र में हुआ होता, या प्रारंभ से ठीक पहले 5 वर्षों से हम भारतीय राज्य क्षेत्र में निवास कर रहे होते, तो हम भारत के नागरिक होते। ये कहता है आर्टिकल 5। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं आर्टिकल 6 पर, यानी कि अनुच्छेद 6। देखिए, आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7, ये दोनों आर्टिकल आप एक साथ याद करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बहुत आसान है कि अनुच्छेद 6 आर्टिकल 6 जो है वो पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए है, और आर्टिकल 7 भारत से पाकिस्तान जाने वालों के लिए है। तो बहुत सिंपल हो गई बात कि पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए कौन सा? आर्टिकल 6, और आर्टिकल 7 भारत से पाकिस्तान जाने वालों के लिए। तो आर्टिकल 6 देखते हैं। तो अनुच्छेद 6 कहता है कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान से भारत आ गए, यानी कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वालों के लिए है आर्टिकल 6। प्रव्रजन का मतलब होता है माइग्रेशन, यानी कि पलायन। तो ऐसे लोग जो पाकिस्तान से भारत आए वह भारत के नागरिक होंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें 2 शर्तें पूरी करनी है। सबसे पहली शर्त कि आप समझ रहे हैं आर्टिकल 6 क्या है? पाकिस्तान से, है ना, भारत को प्रव्रजन करने वालों के लिए है आर्टिकल 6। मतलब ये कि ऐसे लोग भारत के नागरिक होंगे, लेकिन नागरिक कैसे होंगे? तब होंगे नागरिक जब वे 2 शर्तें पूरी करते हैं। इसमें देखो, ध्यान रखना है, इसमें दोनों शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। तो इसमें देखो, सबसे पहली शर्त है, और पहली शर्त है कि इसमें कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन कर गए वह भारत के नागरिक होंगे, बशर्ते उनका जन्म 1935 के द्वारा, जो 1935 के अधिनियम के द्वारा जो परिभाषित भारत था, उस भारत में उनका जन्म हुआ हो। यानी कि 1935 में जो अधिनियम आया था, उस अधिनियम में अखिल भारतीय परिषद बननी थी, अखिल भारतीय परिषद का गठन हुआ था, तो उस भारत में उनका जन्म हुआ हो, 1935 वाले भारत में, तो वह भारत के नागरिक हो सकते हैं। अगर उनका नहीं हुआ है तो उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से किसी का जन्म 1935 के अधिनियम द्वारा परिभाषित भारत में हुआ हो तो वह भारत के नागरिक हो सकते हैं, है ना। तो समझ गए आप, पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए स्पेशली है ये आर्टिकल 6, और वो नागरिक हो सकते हैं भारत के, लेकिन कब हो सकते हैं? जब वह ये शर्त पूरी करें। और शर्त क्या है? वही जन्म, या तो अपना जन्म, या माता पिता का, या दादा दादी का, या नाना नानी का। संविधान में लिखा हुआ है कि पितामह पितामही, और दूसरी तरफ मातामह मातामही।
तो पितामह पितामही का मतलब दादा दादी, और मातामह मातामही का मतलब नाना नानी। इनमें से किसी का जन्म अगर भारतीय राज्य क्षेत्र में हुआ है तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि ऐसे व्यक्ति भारत के नागरिक हो सकते हैं, लेकिन तभी हो सकते हैं जब उन्होंने प्रवर्जन 19 जुलाई 1948 से पहले किया हो। तो 19 जुलाई 1948 से पहले वो भारत में आ गए हों, है ना। 19 जुलाई 1948 से पहले वो भारत में आ गए हों, कहाँ से, पाकिस्तान से भारत आ गए हों, तब वे भारत के नागरिक हो सकते हैं। ठीक है, एक तो ये बात। लेकिन इसमें भी उन्होंने एक परंतु जोड़ के कहा कि भाई 19 जुलाई 1948 के बाद आए तो क्या होगा। तो 19 जुलाई 1948 के बाद भी अगर कोई आया तो उसे इतना करना पड़ेगा कि उसे उस समय के जो सक्षम अधिकारी, मतलब उस समय जो भारत सरकार ने सक्षम अधिकारी नियुक्त किए होंगे, उस अधिकारी के अधीन अपना पंजीकरण कराना पड़ेगा। अगर उसने पंजीकरण करा लिया है तो भी वह भारत का नागरिक हो सकता है। और इसमें एक और बात जोड़ दी गई और कहा गया कि वह पंजीकरण तभी मान्य होगा जब 6 महीने का कम से कम निवास वो दिखा दे। मतलब 6 महीने का निवास का मतलब कि ऐसा नहीं है कि 19 जुलाई को आए, 20 जुलाई को आए, मतलब 19 जुलाई के बाद 20 जुलाई को पहुंचे और पता चला पंजीकरण करा लिया और भारत के नागरिक बन गए, ऐसा नहीं है। बल्कि वो 19 जुलाई 1948 के बाद आए, है ना, आए हैं और अपना पंजीकरण करा रहे हैं, तो उन्हें ये दिखाना पड़ेगा कि हम 6 महीने पहले आ गए थे भारत में और 6 महीने पहले से भारत में निवास कर रहे हैं। या ऐसे कह सकते हैं आप कि वो 21 जुलाई को आए मान लो, तो उनका पंजीकरण ऐसे नहीं होगा जब तक कि वो 6 महीने तक निवास ना कर ले। तो स्पेशली आर्टिकल 6 क्या बता रहा है हमें, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वालों के लिए नागरिकता कैसे दी जाएगी, है ना। तो इसमें सिंपल सी 2 बातें हैं, आप समझ गए होंगे उम्मीद। जैसे अगर कोई चीज़ हो सकता है समझ में ना आए तो आप यही फ़ायदा होता है ऑनलाइन क्लास में, आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप उसे आगे पीछे करके देख सकते हैं अगर समझ में ना आए। तो मुझे उम्मीद है कि आर्टिकल 6 समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले ऐसे लोग नागरिक कैसे बनेंगे। तो पहला तरीका वही जन्म का है। दूसरा तरीका क्या है, 19 जुलाई 1948 की डेट याद रखनी है आपको। और अगर 19 जुलाई 1948 के बाद भी कोई आया तो उसके लिए उसे 6 माह तक का निवास दिखाना पड़ेगा और अपना पंजीकरण एक सक्षम अधिकारी के अधीन कराना पड़ेगा। यह आर्टिकल 6 है। अब देखिए अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 किसके लिए है? अनुच्छेद 7 उनके लिए है जो भारत से पाकिस्तान चले गए, है ना। भारत से पाक को यानी कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वालों के लिए है ना। तो ऐसे लोग जो भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन कर गए उनके लिए है आर्टिकल 7। और इसमें कहा गया है कि ऐसे लोग भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे या ऐसे लोग भारत के नागरिक नहीं समझे जाएंगे जिन्होंने 1 मार्च 1947 के पश्चात, है ना, क्या किया है, प्रव्रजन किया है। तो अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन कर गया और कब कर गया, 1 मार्च 1947 के बाद, तो वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, है ना। इसमें ये बात कह दी, लेकिन इसमें फिर परंतु जोड़ दिया, मतलब वही किंतु परंतु जोड़ देते हैं। इसमें कहा गया कि भाई अगर मान लो कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भी गया है मान लो, लेकिन वो आज्ञा लेके गया है, भारत सरकार से आज्ञा लेके गया है या भारत के किसी अधिकारी से आज्ञा लेके गया है, तो और वह लौट आता है ना, 1948 से पहले या उसके बाद भी कभी भी लौट आए तो वह भारत का नागरिक हो सकता है। लेकिन उसे ये सिद्ध करना पड़ेगा कि वह आज्ञा लेकर गया था। अगर कोई बिना आज्ञा के गया तो वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। तो ठीक है, आर्टिकल 7 ऐसे लोगों के लिए जो भारत से पाकिस्तान चले गए और 1 मार्च 1947 के बाद गए तो भारत के नागरिक नहीं समझे जाएंगे, लेकिन समझे तभी जाएंगे जब वह आज्ञा लेकर गए हों। जैसे उस समय दंगे चल रहे थे तो बहुत सारे लोग दिल्ली में रह रहे हैं, उनके रिश्तेदार रह रहे हैं लाहौर में, तो लाहौर तो पाकिस्तान में पड़ेगा, तो वह गए लाहौर में अपने रिश्तेदारों को ढूंढने, 4-6 महीने लग गए, तब तक देश आज़ाद हो गया। तो ऐसे लोग भारत के नागरिक हो सकते हैं अगर वो आज्ञा लेकर गए हों तब, है ना। और वैसे गए हैं तो फिर वो भारत के नागरिक नहीं समझे जाएंगे। ये कहता है आर्टिकल 7। अब आते हैं आर्टिकल 8 पे। अब आर्टिकल जो आगे के आर्टिकल है बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना उसमें। आर्टिकल 8 देखो कितना आसान है। आर्टिकल 8 कहता है कि
ऐसे व्यक्ति, अब या ध्यान रखेंगे आप कि ये जो आर्टिकल थे 6 और 7 ये भारत पाकिस्तान की बात कर रहे थे सिर्फ, और किसी की बात नहीं कर रहे थे। लेकिन आर्टिकल 8 जो बात करेगा वो पाकिस्तान से अलग की बात करेगा। आर्टिकल 8 कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो विदेशों में रह रहे हैं, भारतीय व्यक्ति विदेशों में रह रहे हैं, वह भारत के नागरिक हो सकते हैं यदि उनका जन्म या उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से किसी एक का जन्म भारतीय राज्य क्षेत्र में हुआ हो, और कौन से वाले भारत में, जो 1935 के अधिनियम वाला भारत था उस भारत में हुआ हो। और साथ ही साथ उस व्यक्ति ने जो भारतीय दूतावास है, जैसे मान लो कोई ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है तो ऑस्ट्रेलिया में भारतीय दूतावास में जाके अपना पंजीकरण करा लिया हो, तो वह भारत का नागरिक हो सकता है आर्टिकल 8 के तहत। ठीक है, मतलब ऐसे व्यक्ति जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, न्यूजीलैंड में रह रहे हैं, वह भारत के नागरिक बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? यदि उन्होंने अपना पंजीकरण करा लिया हो। कहाँ पर पंजीकरण करा लिया हो? भारतीय दूतावास में। और भारतीय दूतावास कहाँ का? उस देश का जिस देश में वो रह रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और लेकिन उसमें शर्त यही है कि ऐसे व्यक्ति करा सकते हैं पंजीकरण जिनका जन्म भारत में हुआ हो, फिर चले गए बाद में मान लो विदेश, या उनके माता पिता में से किसी का जन्म हुआ हो, या उनके दादा दादी में से किसी का जन्म हुआ हो, या उनके नाना नानी में से किसी का जन्म हुआ हो। तो ऐसे व्यक्ति आर्टिकल 8 के तहत भारत के नागरिक हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है आर्टिकल 8। तो फिर आर्टिकल 9 की बात करें अगर हम, अनुच्छेद 9 भी आसान है। अनुच्छेद 9 कहता है कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली। तो बहुत आसान है, देखो आप, आर्टिकल 9 कहता है कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो वह भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ तो आप जानते हैं एकल नागरिकता है। तो एकल नागरिकता का मतलब या तो आप यहाँ के नागरिक बन जाओ या किसी दूसरे देश के बन जाओ। दूसरे देश के बनोगे तो भारत की नागरिकता आपको नहीं मिलेगी। तो आर्टिकल 9 एक तरीके से किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित करने वाला है आर्टिकल 9। तो इसलिए आर्टिकल 9 को याद रखेंगे, यदि स्वेच्छा से कोई अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। आर्टिकल 10 एक तरीके से आर्टिकल 10 आप अगर चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मैं ऐसे ही बोल के बता रहा हूँ। आर्टिकल 10 आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, लिख के आ गया है सामने। आर्टिकल 10 कहता है कि सभी भारतीय नागरिक, है ना, जो भी भारतीय नागरिक हैं वह संसद के द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए भारत के नागरिक समझे जाएंगे। यानी कि भारत के नागरिक तो वो हैं ऑलरेडी, लेकिन वह भारत के नागरिक संसद के द्वारा अगर कोई कल को कानून बनाया जाता है नागरिकता के संबंध में तो उसके अधीन आएंगे, उसके अधीन ही वह भारत के नागरिक होंगे, है ना। तो इसलिए आर्टिकल 10 बहुत सिंपल है, ना छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं। अब अगला आर्टिकल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 11। दरअसल आर्टिकल 11 इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज भी अगर CAA वाला जो परिवर्तन हुआ है ना, तो CAA का जो परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन भी, नागरिकता अधिनियम में जो परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन भी आर्टिकल 11 के आधार पर किया गया है। यानी कि ये आर्टिकल तो उसी समय के लिए थे जब देश आज़ाद हुआ, जब संविधान लागू हुआ। आर्टिकल 11 हमेशा प्रासंगिक है, उसके आधार पर संसद क्या करती है, कानून बनाती है, और कई बार संसद ने नागरिकता के संबंध में कानून बनाया है। तो आर्टिकल 11 देखेंगे, और आर्टिकल 11 के आधार पर हम देखेंगे नागरिकता अधिनियम, है ना, जो 1955 में बना है। और 1955 के उस अधिनियम के बाद कई बार 1956 में भी, 2003 में भी, मतलब कई बार नागरिकता अधिनियम में संशोधन हुए हैं। और अभी हाल फिलहाल में जो संशोधन है वो है CAA वाला, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। आपने बहुत सुना होगा, बहुत धरने चले, धरना प्रदर्शन हुए, बहुत आंदोलन चलाया लोगों ने, तो उसके विरोध में काफ़ी आंदोलन हुए हैं। तो इसलिए आपने अखबारों में, TV चैनल पे खूब सुना होगा। तो वो भी आर्टिकल 11 के आधार पे हुआ है। तो क्योंकि एक लंबा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, क्योंकि उसमें CAA भी समझना है हमें, इसलिए हम उसे अगले वाले वीडियो में देखेंगे। आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए आप। अब आपको रोज़ नए नए वीडियो मिलेंगे आपको, तो चिंता की कोई बात नहीं है। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपका बहुत सहयोग भी मिल रहा है, लगातार सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। सिर्फ हमें चैनल शुरू किए हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं, और इन 2 महीनों में वीडियो भी कोई ज़्यादा नहीं डाले हमने, लेकिन उसके बावजूद भी आपका सहयोग सराहनीय है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।